75 डेज हार्ड चैलेंज के आज के इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का डे 2 है। आज हम लोग का डे 2 है। डे 2 में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए हम बात करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, है ना। आज जो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके सामने, ये सारे के सारे क्वेश्चन PYQ है ना। मैं जो भी लेके आ रहा हूँ आपके सामने ये सारे के सारे क्या हैं, PYQs ही हैं। तो देखिए क्या है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। आपको ढूंढना है इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। तो क्वेश्चन कह रहा है इन हेलोअरीन्स द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हेलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विथ p इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। एक्चुअली यहाँ पे करेक्शन होगा, यहाँ पे होगा पाई इलेक्ट्रॉन। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है, आप इसको दिल पे ना लेना, है ना। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है यार, इसको दिल पे ना लेना। ये एक्चुअली क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है ना। ये एक्चुअली क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आइए बात करते हैं कि क्या कह रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। समझेंगे थोड़ा सा इसको, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। ये ब्लैंक पेज हमने आपके लिए ऐड कर रखा है, थोड़ा सा देखेंगे। हेलोअरीन्स में कह रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द हेलोजन एटम, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर जो हेलोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बात कर रहा है। वो कॉन्जुगेशन में होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ रिंग। तो हेलोअरीन्स क्या होता है, हेलोअरीन्स आप लोग को पता है, ये हमारा हेलोअरीन्स होता है, ये हमारा हेलोअरीन्स होता है। इसके अंदर आपको पता है 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे, और ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये लोन पेयर हो गया, तो ये कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे हैं। तो आराम से यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा। हेलोअरीन्स में जो लोन पेयर होता है ना, वो सच में कॉन्जुगेशन देता है। क्या देता है, कॉन्जुगेशन देता है, और इसके ऊपर एक प्लस चार्ज भी आ जाएगा, और बाकी सारी बॉन्ड एज इट इज यहाँ पे पड़ी रहेगी, ठीक है। ये फिर फर्दर आगे बढ़ेगा, ये फिर फर्दर आगे बढ़ेगा। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ध्यान रहे, हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इन इज कोवेलेंट एंड नॉन पोलर इन नेचर। देखो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कहाँ होता है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड आप देखते होंगे कि जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, RMgX होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके अंदर ये क्या होता है, ये होता है हमारा अल्काइल ग्रुप। ये क्या होता है, हमारा अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप, है ना। एक बार मैं इसको थोड़ा सा पतला करने का प्रयास करता हूँ कि हाँ चलिए पतला से लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, और इसमें मैग्नीशियम है। और ये जो बॉन्ड होता है ना भाई, ये बॉन्ड पोलर नेचर का होता है। कैसा होता है, पोलर नेचर का होता है। अगर पोलर नेचर का होता है तभी तो RMgX होता है, और इसके अंदर पार्शियल नेगेटिव होता है, और इसके अंदर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला जो बॉन्ड कहा जा रहा है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसे नॉर्मली भी आप देखें तो ये पोलर ही होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेटल है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड पोलर ही होता है, ठीक है। तो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड कोवेलेंट है और नॉन पोलर इन नेचर। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि पोलर है लेकिन ऑप्शन में कह रहा है क्या, नॉन पोलर। नॉन पोलर कह रहा है, मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दैट मीन्स बी इज द आंसर। बी क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। बी जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं यहीं पे नहीं छोड़ूंगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन को भी चेक करके बता देता हूं आपको, ताकि इस जो ऑप्शन है इसमें भी जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाए, क्यों ये सही है, गलत क्यों नहीं है ना, जो हमारा आंसर ढूंढना है। तो ड्यूरिंग SN1 रिएक्शन, आप लोग सब जानते हैं SN1 और SN2, है ना। SN1 और SN2 अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ NCERT वाला जो सीरीज है हमारा, NCERT वाला जो सीरीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसको जाकर के एक बार जरूर देखें। उसके अंदर SN1 और SN2 को अच्छे से समझाया गया है, NCERT के अंदर जो भी इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज एंड इन प्लेनर। बात सही है। देखो होता क्या है कि जो SN1 रिएक्शन होता है, जो हमारा SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन कैसे होता है, देखो होता क्या है, जैसे मान लो, सॉरी पेन लेना है ना। SN1 रिएक्शन है, जैसे हमारे पास ये मान लो एक कंपाउंड है हमारे पास CH3Cl हो गया, और यहाँ से क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में यहाँ से Cl जाता है, और यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये मानना क्या है, लिया हुआ ही है CH3 हो गया, और इसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस आता है। तो आप देखो तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 कैसा होता है,
ट्राइगोनल प्लानर होता है। कैसा होता है? ट्राइगोनल प्लानर होता है। तो प्लानर ही है भाई, है ना। और ये रिएक्शन क्या होता है? स्लो स्टेप होता है, और इसीलिए ये आरडीएस भी होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरडीएस? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपको पता है केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ते हैं स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है ना। हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो हमारा आंसर तो आ चुका है। आंसर हमारा क्या है? बी ऑप्शन है। आउट ऑफ CH2 CHCl विनाइल क्लोराइड आपके सामने लिखा हुआ है C6H5 CH2Cl C6H5 CH2Cl इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। ये एक्चुअली ये दोनों ऑप्शन ए दोनों एक ही आ गया, दोनों कंपाउंड सेम कंपाउंड आ गया यहाँ पे। इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। देखिए बात सही है ना। इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि इसमें कह रहा है कि जो हमारा विनाइल क्लोराइड है और बेंजाइल क्लोराइड है ना। एक बार मैं इसका स्ट्रक्चर फिर से बना करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए है क्या, हमारे पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH है और ये Cl है। आपको पता है इस जगह क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि कॉन्जुगेशन हुआ है यहाँ पे। ये इसके ऊपर जो लोन पेयर है और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ना, इस जगह जो पाई बॉन्ड है उसके बीच कॉन्जुगेशन से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हुआ, इसलिए बॉन्ड का ब्रेक करना, बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल हो गया है ना, ब्रेक नहीं होगा इजिली। लेकिन C6H5 मतलब फेनाइल रिंग है और यहाँ पे Cl है। जब आप इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ पे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, और जब ब्रेक भी करेंगे ना आप, तो यहाँ पे हमारा बेंजाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या है? एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है, जो कि क्या है? एक स्टेबल कार्बोकेटाइन है। इस वजह से क्या होता है यहाँ पे? ये स्टेबल होता है। ये क्या होता है? स्टेबल होता है। तो ये सही बात है कि विनाइल क्लोराइड से बेंजाइलिक क्लोराइड क्या होगा? ज़्यादा रिएक्टिव होता है। किसके तरफ? SN1 के तरफ। SN1 के तरफ ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये ऑप्शन इसलिए हमारा सही है। यानी आपको चारों ऑप्शन में समझ में आ गया होगा कि ए हमारा सही है, सी हमारा सही है, डी हमारा सही है, और बी जो है ये क्या है? हमारा इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन किसका है? तो एक ऑप्शन है O डाइक्लोरोबेंजीन, M डाइक्लोरोबेंजीन, P डाइक्लोरोबेंजीन। मैंने ये क्वेश्चन को पिछले डे में भी कवर किया था। आपको पता होगा हमने बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट सर उसका ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा उसका ज़्यादा होता है जो सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक ज़्यादा होता है ना। जिसकी सिमेट्री ज़्यादा होएगी उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो सिमेट्रिकल होता है उसका पैकिंग अच्छा होता है, उसके मॉलिक्यूल्स का पैकिंग अच्छा होता है, और पैकिंग अच्छा होने से मेल्टिंग पॉइंट अपने आप इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो P डाइक्लोरोबेंजीन होता है हमारा, ये जो हमारा P डाइक्लोरोबेंजीन होता है ये ऑर्थो, मेटा और पैरा से ज़्यादा सिमेट्रिक होता है। ये हमारा ऑर्थो हो गया और ये हमारा मेटा हो गया। तो आपको दिख रहा होगा ये क्या है? हमारा ज़्यादा सिमेट्रिक है। ये वाला क्या है? हमारा ज़्यादा सिमेट्रिक। क्यों? कट करो, देखो पूरा बिल्कुल सिमेट्रिक आ रहा है हमारा, है ना। तो ये वाला उतना सिमेट्रिक नहीं है जितना ये पैरा है ना, दोनों नहीं है। तो पैरा का क्या होगा? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। इसका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या होगा इसका? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन। एल्कीन, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कह रहा है? कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन। इनटू एल्कीन कह रहा है क्या है? अल्कोहलिक KOH, है ना। आपको पता है कि कोई भी एल्काइल हैलाइड आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH2Cl ले लिया, और यहाँ हमने डाला अल्कोहलिक KOH डाला। तो आपको पता है अल्कोहलिक KOH क्या करेगा? बेस सप्लाई करेगा, और यहाँ पे जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है अल्फा, और बगल वाला क्या होता है? बीटा। एक काम करता हूँ मैं इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है? ये एक्चुअली क्या करता है? यहाँ से H+ ले लेता है, और उसके बाद क्या होगा? यहाँ से ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारा? CH डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, है ना। तो ये क्या हो गया? अल्कीन बन गया। ये क्या बन गया हमारा? अल्कीन बन गया। यानी किससे अल्कीन बना है? एल्काइल हैलाइड से अल्कीन बना है। और ये कैसा रिएक्शन होता है? ये आपको पता होगा, ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और ज़्यादा अच्छे से बात करें तो ये एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि बीटा पोजीशन से हमने क्या किया है? H को एलिमिनेट किया, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। एलिमिनेशन आपको पता होगा अल्फा होता है और बीटा होता है। बीटा में भी E1 होता है, E2 होता है, EI होता है, E1CB होता है ना। तो हालांकि ये सब जेई में ज़्यादा पढ़ना होता है, तो E1 E2 पढ़ना होता है यहाँ पे हम लोग को। ठीक है, मेनली हम लोग को इस चैप्टर के अंदर E1 E2 पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मली जो बोर्ड्स में पूछे जाते हैं E1 E2 पढ़ना होता है। तो ये वाला क्या है? हमारा बीटा एलिमिनेशन है। ठीक है, तो आप लोग बीटा एलिमिनेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि क्या हो रहा है, एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? एक हाइड्रोजन निकल रहा है और हेलोजन निकल रहा है। तो हाइड्रोजन और हेलोजन का क्या हो रहा है? रिमूवल हो रहा है। हाइड्रोजन
एंड हेलोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग एलिमिनेशन को, और इसको एक और नाम दे देते हैं हम लोग, क्या नाम देते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो, जब कभी भी रिमूवल होता है ना उसमें डी वर्ड आ जाता है, डी अल्फाबेट आ जाता है, ये आपका डी जब कहीं भी रिमूवल की बात होती है, जैसे वाटर निकलना तो डिहाइड्रेशन कह देते हैं उसको, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये क्या हो जाएगा हमारा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्जन ऑफ एल्काइल हैलाइड इनटू एल्कीन बाय अल्कोहल इज क्लासिफाइड एज सब्स्टिट्यूशन, गलत, एडिशन गलत, डिहाइड्रेशन गलत, डिहाइड्रेट वाटर थोड़ी निकल रहा है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये हमारा पकड़ा गया, लो करेक्ट ऑप्शन हो गया है ना। इजी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें 100% नंबर आने के चांसेस होते हैं ना। हमने कहा है कि जो 75 डे हार्ड चैलेंज को फॉलो कर लेंगे 75 डेज, तो 95% तो मार्क्स उनको कन्फर्म है, अपना एफर्ट लगाएंगे तो पूरा आ सकता है ना। तो और अगर कॉन्सेप्ट लैक कर रहा है तो आप एनसीईआरटी वाला जो हमने सीरीज अपलोड करना स्टार्ट किया है तो आप उसको देखिए, उसमें लाइन बाय लाइन हमने एनसीईआरटी एक्सप्लेन करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप लोग देखिए ये जो सारा चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये हमने खुद से करा है, तो आप लोग थोड़ा मेहनत को समझिए, और अगर वीडियो से कुछ फायदा होता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। इससे क्या होता है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उनका भी कुछ फायदा हो, बोर्ड एग्जाम आने वाला बोर्ड एग्जाम जो आपका है। तो यहाँ क्या है, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूस अ पॉइजनस गैस। हाँ, आप जानते होंगे कि जो क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है, जैसे आपका CHCl3 होता है और इसका क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन होता है, तो इससे एक पॉइजनस गैस बनता है COCl2, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम फॉस्जीन गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉस्जीन गैस कहते हैं। बहुत खतरनाक गैस होता है, जहरीला होता है ना, तो फॉस्जीन गैस हो गया है ना। ये टीयर गैस नहीं होगा, मस्टर्ड गैस नहीं होगा, क्लोरीन गैस नहीं होगा, फॉस्जीन गैस होगा। इसका एक और नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड भी कह देते हैं इसको हम लोग, है ना। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड भी कह देते हैं। हो सकता है अगली बार जो क्वेश्चन दे उस ऑप्शन में फॉस्जीन ना रहे, कार्बोनिल क्लोराइड दे दे, तो ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, है ना। तो ध्यान रखेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड भी इसका नाम होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर सिंपल ऐसा होता है ना। COCl2 का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। आइए बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आप SN1 और SN2 अगर पढ़े हैं तो उसमें आपको पता होगा कि SN2 में क्या होता है, ऑलवेज इन्वर्जन होता है, ऑलवेज इन्वर्जन होता है। क्यों इन्वर्जन होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है ना, वो रियर साइड से होता है, हमेशा बैक साइड से होता है। और SN1 में चूंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है और ये क्या होता है, प्लानर होता है, और प्लानर होता है तो क्या होगा, इसमें फ्रंट अटैक भी पॉसिबल होता है और रियर अटैक भी पॉसिबल होता है। तो इसमें इसके अंदर क्या होता है, रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। अगर आप रिटेंशन इन्वर्जन नहीं समझ रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एनसीईआरटी वाले सीरीज को फॉलो करें, उसके अंदर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेन किया गया और सारी बातें, रिटेंशन, इन्वर्जन, कार्बोकैटायन प्लानर होता है, फ्रंट अटैक, बैक अटैक, ऑलवेज इन्वर्जन, ये सारा बात वहाँ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बनाने का भी तभी फायदा है जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन हाँ अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़ें तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहाँ होता है, SN2 में होता है, बिल्कुल सही बात है। SN2 में तो ऑलवेज इन्वर्जन होता है। SN1 में भी होता है, हाँ बिल्कुल सही है, नाइदर, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। यानी SN1 में भी होता है, SN2 में भी होता है, लेकिन SN2 में क्या है कि ऑलवेज इन्वर्जन होता है, लेकिन इन्वर्जन सर SN1 में भी होता है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है अकर्स, अकर्स मतलब कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है सर, SN1 में भी होता है, SN2 में भी होता है। वो अलग बात है कि ऑलवेज इन्वर्जन या ओनली इन्वर्जन कहता तो SN2 हम कह देते हैं आंसर, ठीक है, क्योंकि SN2 में हमेशा इन्वर्जन ही होता है। रेशमाइजेशन, ये देखो रेशमाइजेशन कितना अच्छा क्वेश्चन है। रेशमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो इनेंसियोमर बनेगा वो क्या बनेगा, 50-50 बनेगा, है ना। जो इनेंसियोमर क्या होता है, अगेन आपको मैं कह रहा हूं कि बेसिक चीजें समझने के लिए एनसीईआरटी वाले सीरीज को फॉलो करें। देखो होता क्या है, जब SN1 होता है, अभी हमने बताया कि उसके अंदर कार्बोकैटायन बनता है और प्लानर स्ट्रक्चर बनता है, तो इसके अंदर दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक रिटेंशन वाले बनते हैं और एक इन्वर्जन वाले बनते हैं। तो अगर SN1 में सबस्ट्रेट जो है अगर हमारा कायरल हो जाएगा, यानी कायरल हो जाएगा, कायरल क्या होता है, तो ऐसा कार्बन जिसके चारों वैलेंसी डिफरेंट होते हैं उनको कायरल कार्बन कहते हैं। कायरल अगर सबस्ट्रेट हो जाएगा तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो रेशमिक मिक्सचर बनता है। क्या बनता है, रेशमिक मिक्सचर बनता है ना। तो रेशमाइजेशन कहाँ होता है, तो SN1 में होता है ना, आंसर हो गया हमारा। SN2 में तो रेशमाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलवेज इन्वर्जन होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऑलवेज इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, रिटेंशन प्रोडक्ट तो बनता ही नहीं है, तो नहीं होगा। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल, सर फिजिबल पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है CH3CH2Br और ये हमारा हो गया, और उसके बाद कह रहा है कि ये वाला रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है। देखो होता क्या है यहाँ पे,
यहाँ पे होता क्या है, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को मैं चेक कर रहा हूँ, ये है। और उसके बाद साथ में रिएक्शन किससे हुआ है, CH2 हुआ है, Br हुआ है, यही है ना, एक बार चेक कर लूँ, हाँ यही है, सेम टू सेम है। चलिए आइए बात करते हैं। तो ये देखिए, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा और Br को यहाँ से भगा देगा, तो ये हमारा ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमारा ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमारा बन गया ईथर। अब देखिए चेक कीजिए ऑप्शन में, यही प्रोडक्ट है ना, हाँ यही वाला प्रोडक्ट है, यही वाला प्रोडक्ट बना हुआ है, इसका मतलब ये तो फिजिबल है सर, है ना। बी देखेंगे, बी में देखेंगे CH3 का होल थ्राइस Cl, ये सर ये रिएक्शन जो है ना, इससे एल्कीन बनता है, इससे क्या बनता है, एल्कीन बनता है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, क्या होता है इसमें, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया गया है, क्या लिया गया है, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया गया, यहाँ Cl जुड़ा है, यहाँ Cl जुड़ा है, तो ये जो है ना ज़्यादा बेटर एलिमिनेशन देता है, ज़्यादा बेटर एलिमिनेशन देता है सब्स्टिट्यूशन के बजाय, तो इसलिए ये ऑप्शन तो नहीं होगा। जो आंसर लिखे हुए हैं ना, ये आंसर ही गलत हो गया हमारा, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, आंसर हमारा ए हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये वाला जो रिएक्शन आप देख रहे हैं ना, ये मेंशन्ड है, काफ़ी बार PYQ में पूछा भी गया है। आप जब अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में ईथर वाले टॉपिक में ये मेंशन्ड है एग्जाम्पल। हालांकि वहाँ पे Cl नहीं है, वहाँ पे Br दिया हुआ है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, Cl रहे चाहे Br रहे, होगा एलिमिनेशन ही। रिएक्शन ऑफ 1 फेनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, सर ध्यान से देखेंगे, प्रोपेन कह रहा है, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होता है, और 2 नंबर पे क्लोरीन डाला है और 1 नंबर पे फिनाइल डाला है, तो चलिए ठीक है, फिनाइल बनाइए यहाँ पे आप, है ना। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बेंजाइलिक कार्बन हो गया, और यहाँ पे Cl है ना, एल्कोहलिक KOH डाला गया है, ये क्या डाला गया है, यहाँ पे एल्कोहलिक KOH डाला गया। और अभी थोड़ी देर पहले हम बात किए हैं कि एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, एलिमिनेशन होता है, और एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम स्टेबल प्रोडक्ट बनाने का प्रयास करते हैं। तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो हमारा अल्फा हुआ, और ये हमारा बीटा, और ये हमारा बीटा। आइए हम ब्लैंक पेज में आकर के आपको समझा देते हैं। तो इसको अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर आप इसका देखना चाहें, एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका कैसा है, तो ये हमारा बन गया बेंजीन रिंग, इससे जुड़ा हमारा CH2, इससे बना हमारा CH, और यहाँ पे आया Cl, और यहाँ पे आ गया CH3। देखिए यही वाला है हमारा, सेम टू सेम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा और बीटा मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है वो हमारा अल्फा हो गया, और ये वाला बीटा हो गया, और ये वाला बीटा हो गया। तो आइए देखिए प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो सर अल्फा से हेलोजन जाता है और बीटा से हाइड्रोजन जाता है, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, तो ए वाले से प्रोडक्ट बना के देखते हैं, ठीक है। जब आप ए वाले से हटाएंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो CH आएगा, और इस जगह डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इस जगह CH3 आ जाएगा। और बी वाले से हटा के देखिए, आप बी वाले से हटा के देखिए, बी वाले, सॉरी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है ना, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। उसके बाद ये बन गया, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा तो ये बन जाएगा आपका, यानी ये वाला जो डबल बॉन्ड आया है ना वो देखो यहाँ पे आया है, और ये वाला जो डबल बॉन्ड आया है वो यहाँ पे आया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो है इसके अंदर केवल और केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है। क्या है ये, हाइपर कॉन्जुगेशन है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, तो आपको GOC पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो जल्द ही हम GOC का वीडियो अपलोड करेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। पहले तो आप क्या करो, डबल बॉन्ड को घेर लो, और उसके ठीक बगल वाला कार्बन देखो बगल वाला कार्बन ये है हमारे पास, ये अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसके ऊपर हाइड्रोजन काउंट कर लो, 2 हो गया। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो स्टेबल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस क्वेश्चन में तो आप देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे सर ये बेंजीन है और ये पाई बॉन्ड है, और ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में है, ये दोनों क्या है, कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस जो होता है ना वो हाइपर कॉन्जुगेशन पे डोमिनेट करता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसको आप सेटजेफ प्रोडक्ट कहेंगे, इसको आप सेटजेफ प्रोडक्ट कहेंगे। और जो लेस स्टेबल होता है इसको आप क्या कहते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। सेटजेफ हॉफमैन के बारे में जानने के लिए आप अगेन NCERT वाले सीरीज को फॉलो करें, उसमें हमने बताया है सेटजेफ और हॉफमैन क्या होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, चलिए एक बार ये आंसर है हमारा, तो नोमेनक्लेचर कर लें सर इसका, है ना। तो नोमेनक्लेचर में क्या करेंगे, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ज़्यादा विजिबल हो आपको, है ना। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो, तो ये हमारा ब्रांच हो गया। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 फेनाइल। एक काम करता हूँ थोड़ा सा अच्छा यहीं लिख दूँ, यहीं लिख देता हूँ, 1 फेनाइल हो गया, है ना, 1 फेनाइल हो गया।
और उसके बाद 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का प्रोप हो गया और प्रोप 1 इन हो गया। देखो गंदा तो लग रहा होगा देखने में, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए क्या करें, इसको थोड़ा सा लिखना पड़ता है ना। तो 1 फिनाइल प्रोप 1 इन हो गया है ना। आपका आंसर क्या हो गया, 1 फिनाइल प्रोप 1 इन हो गया। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप, 1 फिनाइल प्रोपिन दिया हुआ है, तो प्रोप 1 इन को आप प्रोपिन भी कह सकते हैं, नो इशू। तो 1 फिनाइल प्रोपिन आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे हमने किया है ना। अल्फा हुआ, अल्फा के बगल में बीटा होता है, ये भी बीटा हो गया। तब दोनों जगह से हमने दोनों पॉसिबिलिटी आपको एक्सप्लेन करके दिखा दी थी। ये वाला प्रोडक्ट हमारा मेजर बना, ये वाला प्रोडक्ट हमारा माइनर बन गया। ये वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, हमारा माइनर बन गया। मेजर कौन होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है, जो ज्यादा स्टेबल होता है वो सेट प्रोडक्ट होता है, जो माइनर होता है वो हबमैन प्रोडक्ट होता है। चलिए, Which of the following compound more reactive towards SN1 सर, SN1 के रिएक्टिविटी चेक करने के लिए सिंपल आप चेक करो स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक कर लो, है ना। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक कर लो, सिंपल है। तो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो आप, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है हमारे पास, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br है ना। तो इससे अगर Br हटाएंगे तो क्या बनेगा, एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा। आप देख पा रहे होंगे ये कार्बन क्या एलाइल कार्बन है ना। तो इससे हटाएंगे तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा आपका। सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन देखें आप, सेकंड ऑप्शन C6H5 अगेन फेनाइल रिंग हो गया, CH2 Br यहाँ पे जुड़ा हुआ, यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, है ना। आप लोग बेसिक ध्यान रखें, एलाइलिक बेंजाइलिक मैंने एनसीईआरटी में सारा बताया। ये देखो ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है, तो बेंजाइलिक कार्बन है, तो यहाँ से Br हटा तो बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन गया। और ये वाला देखें, ये क्या है, यहाँ पे देखिए 2 फेनाइल रिंग है सर, डबल बेंजाइलिक बनेगा, ये डबल बेंजाइलिक बनेगा। देखो ये गजब का है, ये गजब की रिएक्टिविटी दिखाएगा SN1 में, ये गजब की रिएक्टिविटी दिखाएगा, ये गजब की रिएक्टिविटी दिखाएगा भाई, ये गजब की रिएक्टिविटी दिखाएगा। यहाँ से Br हटाइए तो प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। ये क्या है, डबल बेंजाइलिक है सर, दोनों तरफ से बेंजाइलिक है ये क्या है, दोनों तरफ से बेंजाइलिक है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। और उसके बाद देखिए तो एक बेंजाइल है और एक मिथाइल है, यानी कुछ यूँ बन जाएगा, ये आपका कुछ यूँ बन जाएगा C6H5 CH और यहाँ पे CH3 है और इस जगह क्या है Br लगाया, तो Br हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो ये क्या है, एक तरफ से बेंजाइलिक है और एक तरफ से मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, लेकिन ये वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा क्योंकि ये डबल बेंजाइलिक है और ये इकलौता ऑप्शन है इस चारों ऑप्शन में, है ना, ये इकलौता है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया आपका C हो गया। रिएक्टिविटी जानने के लिए क्या करना है, स्ट्रिक्नियंस चेक करना है और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करना है। तो सर इसमें स्ट्रिक्नियंस भी सबसे ज़्यादा है और कार्बोकेटाइन भी ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से बेंजीन रिंग का रेजोनेंस मिलेगा इसको, है ना। और स्ट्रिक्नियंस तो फिनाइल रिंग का होगा ही होगा, तो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। कह रहा है व्हिच रिएक्टेंट आर रिक्वायर्ड वन स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टोलुइन। सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आप ये जान रहे हैं क्लोरोबेंजीन है और ये हमारा क्या है, टोलुइन है। ये हमारा क्या है, टोलुइन है ना। देखो 95% स्कोर करने के लिए कुछ नहीं करना है सर, आपको PYQ करना है और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ जाओ, गो थ्रू हो जाओ, थॉरो पढ़ो, जो कि हमने पढ़ा रखा है, पढ़ाया ही रहा हूँ, अभी तो सीरीज चल ही रही है और आपके एग्जाम तक मैं उसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो आप इसको थॉरोली पढ़ो, 95% अपने जेब में ले जाओ, ठीक है। Which reagents are required for one step conversion of chlorobenzene to toluene? टोलुइन, क्लोरोबेंजीन से टोलुइन बनाना है तो आपको एक रिएक्शन जरूर पता होगा और कमेंट में आप इस रिएक्शन का नाम जरूर मेंशन करें। मैं यहाँ जस्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। हमें उम्मीद है आप लोग जरूर बताएंगे। और कह रहा है क्या, क्लोरोबेंजीन से टोलुइन, हाँ ओ सॉरी, तो ऑप्शन देखना है ना हमको, हम कैसे बनाना है। टोलुइन चाहिए हमको, तो यहाँ पे Cl ले लेता हूँ, यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ और यहाँ पे हम ड्राई ईथर ले लेते हैं। आई होप कमेंट में आप लोग ये रिएक्शन अभी वीडियो देखते देखते आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये कौन सा रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, आपके दिमाग में आ गया। कुछ उर्ज फिटिक टाइप का कुछ रिएक्शन है, सोचो, कमेंट करो, है ना। ये हमारा बन गया टोलुइन, ये हमारा बन गया क्या, टोलुइन बन गया। तो ऑप्शन चेक करें क्या चाहिए एक स्टेप में बनाने के लिए। तो पहला CH3 Cl AlCl3 सर ये फ्रीडल क्राफ्ट देता है, ये नहीं बनाएगा टोलुइन, गलत हो गया। CH3 Cl सोडियम ड्राईथर आ गया आंसर हमारा, CH3 Cl सोडियम ड्राईथर, CH3 सोडियम और ड्राईथर, ये तीनों आ गया ना। ये देखो ये देखो ये देखो, तीनों आ गया, यानी आंसर आपका क्या आ गया, बी आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। सर अभी बताया 1,2 क्या है ऑर्थो, 1,3 क्या है मेटा, 1,4 क्या है पैरा, अभी बताया, ऊपर ही बताया पैरा ज्यादा होता है ना। अब आइए मस्त क्वेश्चन आया है ना हमारे सामने, मस्त क्वेश्चन आया। आइए हम बात करते हैं, थोड़ा सा मैं एक दो चीज आपको बता देता हूँ यहाँ पे। RX क्या है बच्चा, RX क्या है जल्दी से मन में बताओ। ये हमारा अल्काइल हैलाइड है ना। जब भी मैं कहूँ आप लोग को थोड़ा सॉल्व करने के लिए, अच्छा ये क्वेश्चन को आप लोग वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, लेकिन तब तक मैं वीडियो में सॉल्व करते रहता हूँ, है ना। तो RX को क्या करो, RX को क्या करना हो, अगर KCN से ट्रीट कराओगे तो आपको बता दें KCN क्या होता है, मोर आयनिक नेचर का होता है। क्या होता है, आयनिक नेचर का होता है ना सर,
मोर आयनिक नेचर का होता है, तो ये CN माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल सप्लाई करता है, तो ये RCN बना देगा, ठीक है। RX को अगर आप AgCN से ट्रीट करो तो सर AgCN कोवैलेंट नेचर का होता है, ठीक है, और कोवैलेंट नेचर का होता है तो ये NC सप्लाई करेगा, तो क्या बन जाएगा, RNC बन जाएगा, है ना। उसके बाद आप RX को, यहाँ एक्चुअली क्या है ना, ये एक्वस है, ये एक्वस है ना। RX को एल्कोहलिक KOH दो, अभी जस्ट मैं बताया हूँ 2 क्वेश्चन, RX को एल्कोहलिक KOH दोगे तो सर अल्कीन बना देगा, और RX को ही एक्वस KOH दोगे तो ये सब्स्टिट्यूशन देता है सर, फिर अल्कोहल बनता है, फिर क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। आई होप आपको ये चारों रिएक्शन जो मैं लिखा हूँ ना यहाँ पे, ये चारों रिएक्शन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये चारों रिएक्शन का ही इस्तेमाल करके हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। चेक करो थोड़ा सा यहाँ पे चेक करो कि क्या बनेगा। चलो देखो, C2H5Cl अल्काइल हैलाइड है, बिल्कुल है। एल्कोहलिक KOH डाले हो, ए बनाए हो, भाई अल्कीन बनता है, 2 कार्बन का अल्कीन बना दो, सिंपल आंसर है। 2 कार्बन का क्या बना दो, अल्कीन बना दो, मतलब क्या बन जाएगा तुम्हारा ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। चेक करो कहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, C2H4 है ना। तो देखो ए ऑप्शन में, इस ऑप्शन में ए C2H4 है और इस ऑप्शन में भी C2H4 है, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा खत्म। सर 4 ऑप्शन नहीं चेक करना, एलिमिनेशन भी सीख ले थोड़ा। अब यहाँ देखो बी को चेक करो, बी में क्या बनता है भाई, अल्कोहल बनता है। अभी हमने बताया एक्वस KOH डालते हो तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। देखो बी में अल्कोहल है, यहाँ भी अल्कोहल है। बहुत तेज है एग्जामिनर, दोनों ऑप्शन में आपको पार नहीं पाने दिया है, चेक करना पड़ेगा चारों ऑप्शन। सी को देख लो, AgCN क्या सप्लाई करता है, NC सप्लाई करता है, यानी आइसोसाइनाइड बनेगा। देखो यहाँ पे सी में आइसोसाइनाइड, अरे बा, मतलब चारों चेक करना चाहता है, मतलब ये कहता है कि तुमको पूरा नॉलेज है कि नहीं है बताओ, है ना। अरे चारों दोनों सेम ही हो गया, ओह माय गॉड, ये गड़बड़ हो गया, ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया सर। सी क्या है हमारा, AgCN NC देता है ना, तो इसमें भी NC आ गया, इसमें भी NC। एक काम करता हूँ, इस ऑप्शन को क्या करूँ मैं, आंसर तो आप लोग के सामने ही आ गया है ना। C2H5CN बन रहा है यहाँ पे, सी में NC बन रहा है, और डी में क्या बन रहा है, C2H5CN बन रहा है, यहाँ भी C2H5CN बन रहा है। दोनों ऑप्शन हो गया भाई साहब, ये मिस्टेक है, कहीं NC डालना था, CN डाला गया है, तो ये टाइपिस्ट का मिस्टेक है ना, तो ह्यूमन एरर है, आप लोग मैनेज कीजिए थोड़ा सा, है ना। आप बाकी क्वेश्चन का कंसेप्ट हमें समझाना था, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, आई होप आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर होना क्या है। तो एल्कोहलिक KOH से इथीन बनेगा, एक्वस KOH डालोगे तो इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, AgCN डालोगे तो आइसोसाइनाइड बन जाएगा, और KCN डालोगे तो साइनाइड बन जाएगा, है ना। तो ऑप्शन आप लोग मैच कर सकते हैं। Which of the following most reactive toward nucleophilic substitution reaction? सर पहले तो हेलोरीन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने में आनाकानी करता है। क्या करता है ये, आनाकानी करता है, मतलब हम नहीं देंगे। बहुत इसको मनाने पे, समझाने बुझाने पोहलाने पे ये चॉकलेट वॉकलेट खिलाइएगा तो देना स्टार्ट करेगा। तो क्या करना होता है, ये चूंकि क्यों नहीं देता है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, क्या लगा दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, तो इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। देखो ये क्लोरोबेंजीन है, ये तो नाराज होकर बैठा रहता है कि हम नहीं देंगे, हमारा नींद आ रहा है, हम सो रहे हैं, अभी हम नहीं जाएंगे रिएक्शन देने के लिए। तो बी में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। सर मजे की बात है, ये तो इसको पागल ही कर देगा, ये क्या कर देगा, ये पागल कर देगा इसको, यानी रिएक्शन देना ही पड़ेगा, कहेगा हाँ दौड़ के जाएगा रिएक्शन देने के लिए। यानी इस रिएक्शन को आप जानते होंगे SNAR, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हम कहते हैं इसको। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा तुम्हारा मोस्ट रिएक्टिव, है ना। Which of the following compound undergoes racemization on hydrolysis with aqueous KOH? सर अभी हमने बताया aqueous KOH क्या करता है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल सप्लाई करता है ना। तो रेसमाइजेशन कहाँ होता है, SN1 रिएक्शन में होता है। चेक करो SN1 की रिएक्टिविटी चेक करना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ पे देखो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन करेगा, बहुत खराब SN1 देगा यार। ये यहाँ भी देखो थोड़ा बहुत ये हिलेगा डुलेगा, है ना, ये थोड़ा बहुत कहेगा कि हाँ चलो हम थोड़ा बहुत दे देंगे, ये तो कहेगा कि नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं ना, बिल्कुल ना, बिग नो। और डी जो है ना तुम्हारा, डी हाँ अच्छा से देगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और वो भी ठीक ठाक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, तो 2 डिग्री आराम से दे देगा। तो रेसमाइजेशन इसी में होगा, SN1 यही देगा अच्छा से, डी ऑप्शन हो गया तुम्हारा, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, वाई निकालना है सर आपको, वाई निकालना है। आइए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं। आपको पता है RX को जब आप Mg मेटल से रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर में, तो एक बहुत बढ़िया रिएजेंट जो सब जगह घुसते रहता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जानते हो, ये जैसे ही प्रोटॉन को देखता है इसके जीभ से पानी टपकने लगता है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, डेल माइनस होता है, तो ये क्या करेगा, H+ को कैप्चर कर लेता है। एसिडिक हाइड्रोजन देखा नहीं कि मुंह फाड़ के दौड़ जाता है ये,
तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। क्या कर देता है, एल्केन का फॉर्मेशन कर देता है। तब आप देखिए ये क्या है, CH3Br है, RX हो गया आपका, Mg ड्राईथर दिया आपने और हेलोजन दिया, तो क्या हो गया आपका, हेलोजन दिया तो आपका क्या बन गया, ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। कौन सा ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, CH3MgBr बनेगा। और वाटर दे दिया तो एसडी का H है ही वाटर में, तो ये क्या करेगा, CH3 एक H ले लेगा तो क्या बन जाएगा, ये CH4 बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा, ए हो गया, है ना। कन्वर्जन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इनटू एन अल्कोहल बाय एक्वस NaOH, सर अभी बात किया था, सब्स्टिट्यूशन होता है, एक्वस NaOH OH माइनस सप्लाई करेगा। आइए असर्शन रीजन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है इसमें, चेक करेंगे। आइए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ आयोडोइथेन इज इजियर देन क्लोरोइथेन। सर आयोडोइथेन कह रहा है, C2H5I और C2H5Cl। अब देखो दोनों जगह अल्काइल ग्रुप सेम है, तो हिंड्रेंस विंड्रेंस से तो कार्बोकेटाइन से तो बता नहीं सकते हैं, तो फिर हमें बॉन्ड एनर्जी देखना पड़ता है। तो आपको पता है CCl और CI बॉन्ड में CI बॉन्ड की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ये जल्दी टूट जाता है, लंबा बॉन्ड होता है इसका, तो बॉन्ड इंथैल्पी इसका कम होता है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होएगा, है ना, इजियर होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, आयोडोइथेन का फास्टर होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, रीजन पर हो, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ CI बॉन्ड इज लेस देन CCl बॉन्ड, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सर, ए ऑप्शन होगा। क्लोरोबेंजीन इज रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने बताया कि हेलोरिंस, क्लोरोबेंजीन जो है ना ये स्वेर आता है, ये कहता है भाई हमसे नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा, ये क्या नहीं हो पाएगा, तो SN रिएक्शन देना हमारे बस की नहीं है आसानी से, और रूम टेम्परेचर पे तो फिर हम देंगे ही नहीं। तो CCl बॉन्ड गेट वीकर ड्यू टू रेजोनेंस, है ऐसा हो सकता है क्या, CCl बॉन्ड रेजोनेंस होने से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है ना, तो इसकी मजबूती बढ़ जाती है सर, या ना, ये स्ट्रांग हो गया, तो ये गलत हो गया, रीजन गलत है सर। ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें रीजन इनकरेक्ट हो, ये तो सही है, असर्शन सही है, रीजन ही गलत हो गया, सी ऑप्शन हो गया तुम्हारा, है ना। अल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बिल्कुल सही बात है यार, बहुत कम सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, क्यों, H बॉन्डिंग बनाएंगे तब तो सॉल्युबल होंगे। पानी कहता है जिसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है वो हमारे साथ आ जाओ, बाकी जाओ घर अपने। अल्काइल हैलाइड हैव हेलोजन अटैच्ड टू, भाई ये तो सही बात है कि अल्काइल हैलाइड में sp3 कार्बन से हेलोजन जुड़ा होता है, लेकिन इसका रीजन का ये एक्सर्शन का एक्सप्लेनेशन थोड़ी है, इसका एक्सप्लेनेशन तो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो रीजन सही है सर, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन बी होगा तुम्हारा। अब आ जाइए यहाँ पे, ये गिव्स HI ऑन ट्रीटमेंट विथ, सर आपको बता दें ये क्या है, हमारा ईथर है, ये क्या है हमारा ईथर है, ये हमारा ईथर है ना। चैंपियंस लोग ध्यान से आप लोग समझिए, ये क्या है हमारा ईथर है ना, आप लोग आने वाले टाइम के चैंपियन है, इसलिए चैंपियन कहता हूँ आपको। तो ये जो हमारा ईथर है, ईथर के लिए एक स्लोगन याद रखना, जब भी HI से रिएक्शन कराने जाओ ना या HBr से कराने जाओ, एक स्लोगन याद रखना, जो छोटा अल्काइल ग्रुप है ना, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप ऑलवेज गोज विथ आयोडीन until बिगर अल्काइल ग्रुप इज नॉट टर्शियरी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है सर, तुरंत क्वेश्चन को चुटकी में सॉल्व करेगा आपका। छोटा अल्काइल ग्रुप जो है वो आयोडीन के साथ जाएगा, तब तक जाते रहेगा, ये तब तक जाते रहेगा जब तक बड़ा अल्काइल ग्रुप टर्शियरी नहीं है। जैसे देखो CH3 CH2O CH3, इसको तुम HI दिए तो छोटा अल्काइल ग्रुप के साथ आयोडीन चला जाएगा सर, और बड़े वाला क्या हो जाएगा, बड़े वाला अल्कोहल बना के बैठ जाएगा। लेकिन ये तभी तक होगा जब बड़ा वाला क्या है, टर्शरी नहीं है। लेकिन आ जाओ यहाँ पे, ये छोटा है ये मोटा है, मतलब बड़ा है, तो बड़ा है लेकिन ये टर्शरी है, इसका मतलब आयोडीन इसी के साथ जाएगा। आयोडीन किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। और क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है, और स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसका मतलब ये SN1 मैकेनिज्म से हो रहा होगा रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या है, द रिएक्शन अकर्स बाय SN1 मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। क्या हुआ है यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे देखो बॉन्ड क्लीवेज होगा तो स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, और स्टिकिनेस भी ठीक ठाक है, तो SN1 ही देगा। और HI तो न्यूक्लियोफाइल दे ही सकता है सर, H+ और I- आराम से देगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है, बेंजोइक एसिड नहीं जाता है फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके साथ जो ये जुड़ा है ना, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। क्या करता है सर, डीएक्टिवेट करता है किसको, बेंजीन रिंग को। इसको कहता है भाई सोया रहा, मत जा रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि इसको डीएक्टिवेट कर दिया है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिया है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कमी हो गई, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा क्यों, है ना। भौरा वहीं जाएगा, चीटी वहीं जाएगी जहां गुर होगा। और इलेक्ट्रोफाइल के लिए गुर क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाएगा तो क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। कार्बोक्सिल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग कहां से आ गया, ये गलत हो गया, पकड़ा गया आंसर, है ना, पकड़ा गया आंसर। रीजन गलत हो गया तुम्हारा, रीजन गलत हो गया, सी ऑप्शन हो गया सर। अराइल हैलाइड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ एज, कौन बोल दिया, बहुत टफ है ना, बहुत टफ है। अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल है। और एसर्शन ही गलत हो गया तो आंसर ही आ गया हमारे पास, एसर्शन गलत हो गया, आंसर आ गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन होता है जो जिसमें एसर्शन इनकरेक्ट होता है। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करेंगे, है ना, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फिर और क्या होगा कि हम लोग नीट का भी सीरीज लेके आएंगे आपके लिए, जेई मेंस आने वाला है आपका, उसके लिए भी सीरीज लेके आएंगे, है ना। तो आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे तो हम और काम करेंगे फिर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ व्हिच SN1 फास्टर, अभी हमने बताया जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा वो फास्टर जाएगा। देखो तो यहाँ पे Cl हटाओ, ये देखो 1 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे Cl हटाओ, प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा, और ये वाला कैसा बनेगा, ये वाला ऐसा बन जाएगा, है ना, ये बिल्कुल ऐसा बनेगा। तो ये 1 डिग्री बन रहा है, मजा नहीं आएगा इसमें, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। क्यों ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो कारण लिख देना, स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, 2 डिग्री बन रहा है, हिंड्रेंस भी ज्यादा होएगा। आगे का देखिए क्या कह रहा है, आउट ऑफ विच CH3 CH2 CH2 Cl, सिंपल है, CH3 CH2 CH2 Cl ऐसा है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऐसा है। उसके बाद क्या कह रहा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है ना। ये देखो बॉन्ड लाइन हमने बनाया है। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा SN1 की तरफ, सर ये जाएगा तो प्लस चार्ज यहाँ आएगा, और ये जाएगा तो अलाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। बहुत ज्यादा अच्छा स्टेबल होता है अलाइल कार्बोकेटाइन। अलाइल कार्बोकेटाइन अच्छी खासी स्टेबिलिटी होती है सर। तो अलाइल कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है तो SN1 की तरफ वही जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। SN1 की तरफ वही ज्यादा रिएक्टिव होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल अलाइल होगा तो हमारा आंसर अलाइल हो जाएगा, है ना, दोनों में से अलाइल हो जाएगा हमारा आंसर। आगे कह रहा है हमारे पास, आगे कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट ऑन हाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूसेज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फॉर द फॉलोइंग। देखो तो इस क्वेश्चन को आप लोग अगले क्लास बना के आइए, है ना, और आप लोग आंसर कीजिए। आप लोग को नीचे नंबर दिया गया, उस पर आप भेज भी सकते हैं बना करके। चलिए मैं अभी बता देता हूँ, फिर अगले क्लास आप लोग को एक क्वेश्चन दूंगा अच्छा वाला जिसमें आप बना पाएं। चलिए देखिए, हाइड्रोजिनेशन करना है तो सर हम आपको बता दें हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या होता है। डबल बॉन्डेड कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन आया, और क्या होगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये सीन एडिशन होता है। ये क्या होता है, सीन एडिशन। सीन एडिशन मतलब दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से आकर के जुड़ जाएगा इसके ऊपर। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो एक हाइड्रोजन जुड़ा, एक हाइड्रोजन जुड़ा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा, और ये CH2 बन जाएगा। यानी ये बन गया CH3 CH2, फिर इस जगह क्या हो गया, वेज आ गया, और इस जगह क्या हो गया, डैश आ गया, फिर ऐसा हो गया, है ना। अब बताओ ये जो कार्बन देख रहे हो इसके अंदर एक तो H जुड़ा है, चलो ठीक है, Br जुड़ा है, 2 डिफरेंट हो गया। ये वाला C2H5, ये वाला C2H5, सर दोनों सेम हो गया। कायरल कहाँ से होगा, नहीं होगा कायरल। अब आ जाओ यहाँ पे हो जाएगा आराम से, कायरल होगा यहाँ पे, आराम से कायरल हो जाएगा। चेक करो, CH3, इस जगह क्या जुड़ा है, H जुड़ा, और इसी जगह क्या है भाई, Br जुड़ा, और इस जगह ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे CH3 जुड़ा, और इस जगह डबल बॉन्ड है तो एक H जुड़ेगा, और यहाँ पे एक H जुड़ेगा, यहाँ पे एक H जुड़ेगा, यहाँ पे इस जगह जुड़ेगा। तो सर मैच कर लो ना, ये हमारा C2H, सॉरी ये हमारा 3 कार्बन आ गया यहाँ पे, है ना, और इधर हमारा एक कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर Br है, यानी चारों के चारों ग्रुप अलग अलग हैं। चारों क्या है, अलग अलग है। चारों क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है, और अलग अलग है तो सर कायरल बनेगा, डेफिनेटली कायरल बनेगा, है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया तुम्हारा, बी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन नहीं है कायरल। क्यों नहीं है कायरल, क्योंकि इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, नहीं होगा कायरल, 2 डिफरेंट हो गया, चारों अलग अलग होना चाहिए। तो चलिए, आई होप आपको ये सीरीज समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन सारे कल फिर मैं एक नए सेट के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कल हमारा तीसरा दिन होगा 75 डे हार्ड चैलेंज का, और आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग पूरा कंप्लीट इसको फॉलो करते रहिए, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करते रहिए, ताकि आप लोग का भी फायदा हो, है ना, उन लोग का भी फायदा हो। आइए आप लोग के लिए मैं एक गारंटीड 95+ 12th बोर्ड में कोर्स लेके आया हूँ केमिस्ट्री का, जिसके अंदर आपको लाइव ऑनलाइन क्लास रहेगा,
रिकॉर्डेड लेक्चर है। सबसे बड़ी बात देखो, कोर्स तो लॉन्च कर देते हैं, हर ट्यूटर हर कोचिंग वाले लॉन्च कर देते हैं, लेकिन क्या होता है 1-to-1 अटेंशन नहीं मिलता है। कोर्स तो आप ले लेते हैं लेकिन उसके बाद 1-to-1 अटेंशन नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? क्योंकि डायरेक्ट टीचर से बात नहीं होती है सर, उनके बीच के जो भी एम्प्लॉय होते हैं वो बात करते हैं आपसे और उसके बाद आपका ट्रांसफर होता है। सर नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट आप अपने ट्यूटर से डायरेक्ट हमसे बात होगी आपकी, है ना, डायरेक्ट हमसे बात होगी और हम आपको पर्सनली गाइड करेंगे। ये हमारा वर्ड है आपके लिए। आप देखो, पहली बार में तो अब आपको थोड़ा सा यकीन करना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग को जस्ट 99 में लाया हूं और अभी से इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो 12th बोर्ड में उम्मीद है कि ये बहुत अच्छा रिस्पांस करेगा, आपको बहुत अच्छा फायदा पहुंचाएगा आपको, है ना। तो आपके लिए लेके आए हैं जिसके अंदर डाउट क्लास, ये सब नॉर्मल बात है, ये हर कोई लिखता है। देखो लिखने पे मत जाना, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये कंटेंट जो है ना, कंटेंट जो डिलीवर करेंगे और जो एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड होगा वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए 999 में आपके लिए कोर्स लेके आए हैं हम, 999 में आपके लिए कोर्स लेके आए हैं और ये क्या होगा, आपका एग्जाम तक वैलिड होगा और आपको जितना जल्दी हो सके आप इसको ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने के लिए नीचे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। और आपको बता दें, आपको रात में पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं, आपको 24 आवर जब प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन फंस गया, तुरंत आप व्हाट्सएप करो और आपको 1 घंटे आधे घंटे के अंदर तुरंत रिप्लाई मिले। अगर मैं तुरंत अवेलेबल हूं तो तुरंत रिप्लाई करूंगा, अदरवाइज क्लास में हूं तो उस समय नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद में जरूर करूंगा रिप्लाई आपको। या फिर आप डायरेक्ट हमको कॉल कर सकते हैं, नो इशू, हम 24 आवर आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट डे फिर हम लोग मिलते हैं नए